जी, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि संयोगिक अनुबंध। संयोगिक से थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया होगा, जो संयोग पर आधारित है। संयोग मतलब जैसे आप नॉर्मली रूटीन में भी कई बार ये वर्ड सुनते होंगे कि भाई ये उस बंदे के संयोग ऐसे थे कि उसको नौकरी मिल गई। संयोग मतलब एक तरह से यहाँ पर, वैसे तो यहाँ पर जो हम रूटीन में बात करते हैं वो लक के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर एक तरह से संभावना की थोड़ी सी पुट है इसमें, मतलब संभावना का थोड़ा सा एक पॉइंट है कि संयोग का मतलब यहाँ संभावना से है। किसी चीज़ की संभावना है तो ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, राइट। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। जब इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लगा दिया तो इसका मतलब ये एग्रीमेंट तो था ही है, ठीक है ना। एग्रीमेंट ही तो ऐसा होता है ना जो कॉन्ट्रैक्ट बनता होता है। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो ये बन चुका है। अब ये इसका मतलब इसमें इस एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बनने के सारे लक्षण मौजूद हैं, वो तो बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम कंटिंजेंट वर्ड जब इसके साथ लगाएंगे तो उसका मतलब क्या होगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे आपका एक मकान है जो मैं ख़रीदना चाहती हूँ। आपने मुझसे एग्रीमेंट मतलब आपने मुझसे प्रपोज़ल किया कि क्या आप मेरा मकान ख़रीदना पसंद करेंगी इतने लाख में। तो मैंने कह दिया कि हाँ ख़रीद लूँगी। ये सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपकी बात बिना किसी शर्त के मान ली है, मैं ख़रीदने को तैयार हूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए मैं एक शॉप पर जाती हूँ, तो शॉप पर मैं कुछ सामान पूछती हूँ। वो कहता है मैडम अभी तो सामान नहीं है। जैसे अब मैं शॉप पे गई तो मैंने प्रपोज़ल दिया ना शॉपकीपर को कि ये सामान दोगे क्या। तो वो कहता है कि मैडम सामान अभी तो है नहीं, मैंने ऑर्डर कर रखा है, जैसे ही आएगा देन मैं आपको फ़ोन कर दूँगा और आप आ जाना लेने, या मैं आपके घर डिलीवर कर दूँगा, ठीक है। अब ये देखो, पहले वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो नॉर्मल था। नॉर्मल इसलिए था कि उसमें कोई कंडीशन ऐड नहीं थी। और मेरा मकान इतने में ख़रीदोगी, वो इतने वाली वो कोई कंडीशन नहीं है, वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही है, ठीक है ना। अब मैं दुकान पे जाती हूँ, कोई भी सामान लेती हूँ, तो वो सामान ऑब्वियसली किसी न किसी रेट पे तो होगा ही, कि नहीं। तो वो दुकानदार तो मुझे कहेगा नहीं इतने में है, राइट। तो उतने में मुझे ख़रीदना है तो ठीक है, नहीं तो ओके टाटा, मैं कहीं और से ले लूँगी। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है कि भाई इतने, ये सामान इतने का है। दैट इज़ नॉट अ कंडीशन, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। लेकिन अभी जो मैं बात कर रही हूँ, या दुकानदार जो बात कर रहा है कि ऑर्डर दे रखा है, माल अगर आ गया तो मैं आपको डिलीवर कर दूँगा। अब आप सोचोगे कि माल तो आना ही है, जब आपने ऑर्डर कर रखा है तो माल कहाँ जाएगा, माल ने तो आना ही है, गुड्स ने तो आना ही है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि रास्ते में गुड्स वेस्ट हो जाए, रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हो जाए, रास्ते में कुछ भी गड़बड़ हो जाए, हैं। और माल आने के बाद भी ये हो सकता है कि सरकार उस पर प्रतिबंध लगा दे और आप बेच ही ना पाओ। क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब जब तक वो सामान दुकानदार के पास पहुंच नहीं जाता तब तक ये उम्मीद ही लगा सकते हो कि हाँ आ जाएगा, लेकिन आप श्योरिटी से नहीं कह सकते, मतलब आप श्योर होकर नहीं कह सकते, आप बिल्कुल निश्चित तरीके से ये बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब दोबारा से वापस आ जाते हैं इस बात पे कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो किसी घटना के घटित होने पर आधारित है, राइट। अब ये जो घटना है ना, ये एक बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट से अलग है, राइट। कि माल आएगा देन मैं आपको इतने पैसे में दूंगा और आप मुझे इतने पैसे वापस दे देना, मतलब सामान ले लेना और पैसे दे देना। तो घटना अलग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल अलग घटना है। लेकिन अगर वो घटना होगी देन ही मैं आपको सामान दे पाऊंगी, वरना नहीं, राइट। तो हमारे और तुम्हारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका पूरा होना उस घटना के घटित होने पर आधारित है, राइट। सो द फुलफिलमेंट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी, और ये कह सकते हैं कि फुलफिलमेंट ऑफ दैट कंडीशन। हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो फुलफ़िल होगा वो उस कंडीशन के फुलफ़िल होने पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैं मकान तो ख़रीदना चाहती हूँ, फिर मैंने कह दिया मकान तो मुझे आपका पसंद है, लेकिन मेरा एक मुकदमा चल रहा है, अगर मैं मुकदमा जीत जाती हूँ तो मुझे कुछ पैसा मिलेगा, वो पैसे से मैं मकान ख़रीद सकती हूँ। अब अगर लगा दिया ना मैंने साथ में,
राइट। मकान मैं आपका ख़रीद लूँगी उसी रेट पे जिस रेट पर आपने बोला है, ये तो एक क्लियर कट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन आपका मकान ख़रीदना मेरे लिए तभी पॉसिबल होगा अगर मैं वो मुकदमा जो मेरे ऊपर किसी ने कर रखा है या मैंने किसी पे कर रखा है और वो मैं जीत जाती हूँ, तो उसके बदले में मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे और मैं उस 10 लाख रुपए की मदद से आपका मकान ख़रीद लूँगी। नाउ इज़ इट क्लियर कि जो मैं कहना चाह रही हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका पूरा होना किसी घटना पर आधारित है। घटना होगी कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, घटना नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, राइट। तो संयोगिक अनुबंध वो अनुबंध होते हैं जिसमें एक तरह से कोई शर्त लग गई है। शर्त का मतलब ये है कि ये होगा तो मैं करूँगी, ये नहीं होगा तो मैं नहीं कर पाऊँगी, सिंपल। ठीक है। तो अब अगर तो शर्त रहित है, एब्सोल्यूट है, फिर तो वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जैसे मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिया। और एक है कंडीशन, जैसे मैंने कंडीशन लगा दी, तो इसे आप कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, राइट। ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई जो मैंने आपको क्लियर कट बोली है। किसी घटना के होने या ना होने पर अगर अनुबंध का पूरा होना निर्भर करता है जो वो घटना जो अनुबंध के समपार्श्विक है, यानी कि कोलैटरल है, यानी कि अनुबंध के अलग है, एकदम अनुबंध का पार्ट नहीं है, अनुबंध से अलग है। मेरा पैसे देना, तुम्हारा मकान देना, दैट इज अनुबंध। ठीक है। लेकिन मेरा मुकदमा जीतना, दैट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज़ एडिशनल थिंग विच इफ इट अकर्स, इट हैपन्स, देन आई कैन बाय योर हाउस, अदरवाइज आई कैन नॉट बाय योर हाउस, राइट। सो समपार्श्विक उसको बोलते हैं कि अनुबंध के पैरेलल चलती है लेकिन अनुबंध के अंदर नहीं घुस सकती। ठीक है। अनुबंध के पैरेलल चलती है, मतलब कि अगर वो पूरी होती है तो अनुबंध भी आगे आगे सरकता है, वरना अनुबंध भी वहीं बेचारा रुक जाता है क्योंकि उस घटना के ऊपर डिपेंडेंट है ना। और अनुबंध के अंदर नहीं आ सकती है क्योंकि मेरा मुकदमा जीतने का आपके और मेरे अनुबंध में वैसे कोई कनेक्शन नहीं है। वो तो अलग बात है कि अगर पैसे होते तो मैं ये बात ही ना करती, वो तो मेरे पास पैसे नहीं है ना, इसलिए मैं बात कर रही हूँ ये मुकदमा जीतने वाली। समझ में आई मेरी बात। तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक आपकी क्लियर हो गई। ये कोलैटरल इवेंट का मतलब भी वही हो गया जो अनुबंध का पार्ट नहीं है, जो अनुबंध से अलग है लेकिन अनुबंध को पूरा करने के लिए ज़रूरी है, राइट। समझ में आए। तो इसको मेरे को और ज़्यादा डिस्प्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं हम। हाँ, इस पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जो ये सारे छोटे छोटे इसके एग्जाम्पल्स हैं। आपको कोई भी एग्जाम्पल पसंद आए आप दे सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। आपको कोई केस आ जाए समझ में, जैसे मुंबई वर्मा ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस आगा मोहम्मद का कोई केस है, तो इस केस को भी आप डिस्कंसिडर कर सकते हो। मतलब कहने का ये है कि अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि केस का मेरे को सारी डिटेल याद है लेकिन मेरे को नाम याद नहीं है। कोई बात नहीं, आप नाम की बजाय ABCD कुछ कर सकते हो, हैं, कोई भी नाम रख सकते हो। आपको कोई भी केस याद है बट नाम याद नहीं है, इट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आप कोई भी नाम अपनी तरफ से रख के उस केस को डिस्कस कर सकते हो, राइट। अब चलते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फीचर्स वही जो अभी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। बेटा फीचर्स का मतलब होता है जो भी आपको दिखता है उस चीज़ में। आपको अगर मैं कहूँ कि घड़ी है, उसके फीचर्स बताइए, तो आप क्या बताओगे कि घड़ी गोल है, घड़ी स्क्वायर है, घड़ी रेक्टेंगुलर है या ओवल शेप में है, या घड़ी का कलर क्या है, घड़ी दिखती कैसी है, घड़ी बहुत सुंदर है, घड़ी बहुत सिंपल है, बहुत फैशनेबल है, लंबी है, ऊंची है और छोटी है, उसे अक्षर कैसे हैं, यही तो बताओगे ना। तो फीचर्स का मतलब यही होता है। फीचर्स कोई बहुत अलग से कुछ नहीं आता है। हम जो जिस चीज़, जिस पर्सन, जिस जगह के बारे में बात कर रहे हैं उसमें आपको जो जो दिखता है, वेदर इट इज़ गुड और बैड। फीचर का मतलब ये मत सोचना कि हमें सिर्फ उसकी अच्छाई दिखानी है, हमें उसके सारे पॉइंट्स भी डिस्कस करने हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं।
अब एक इंसान है, इंसान अच्छा है या बुरा है, उस अगर हमसे कोई पूछे कि फ़ीचर बताओ तो हम ये बोलेंगे ना इसका व्यवहार बहुत अच्छा है, पर इसको गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। तो आपने दोनों बातें बता दी, आपने ये भी बता दिया कि गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो एक तरह से थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी आ गया और व्यवहार बहुत अच्छा है तो पॉजिटिव पॉइंट भी आ गया। तो इट मीन्स कि फीचर्स कैन इंक्लूड एवरीथिंग वेदर इट इज़ गुड और बैड, राइट। तो अब आ जाते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे। तो अभी अभी आपने इतनी सारी बातें सुनी तो कुछ चीज़ें आपको माइंड में सेट हो गई होंगी। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज़ नॉट ए नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट जो कि किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं अभी इसको बिना देखे आपको बात कर रही हूँ, उसके बाद हम पॉइंट्स में आएंगे। एक तो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, एक तो पहले ये बताओ कि कॉन्ट्रैक्ट है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कंडीशनल है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट के सारे आवश्यक लक्षण मौजूद हैं, लेकिन एक चीज़ और है, वो ये कि इस कॉन्ट्रैक्ट का पूरा होना किसी घटना के घटित होने या ना होने पर आधारित है। और इसीलिए जो वो अगर घटना होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने, और क्या मतलब सुना हमने कि इसमें ये जो घटना होती है ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होती, ये कॉन्ट्रैक्ट के समपार्श्विक यानी कोलैटरल होती है या पैरेलल होती है जो साथ साथ चलती है, राइट। चलिए अब आ जाते हैं इसके ऊपर। वचन जो है अनिश्चित घटना पर निर्भर है। वचन वही जो कॉन्ट्रैक्ट में हमने एक दूसरे को वचन दिया ना, एक प्रोमाइज़र ने प्रोमाइज़ी को वचन दिया कि मैं ये काम कर दूंगी। जैसे उसने मुझसे पूछा मकान खरीदोगे, मैंने कहा हाँ खरीद लूँगी, बट ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए मैं आपको मकान खरीद लूँगी। तो वचन जो है मेरे मुकदमा जीतने पर आधारित है। अब वो मुकदमा जीतना क्या मुझे पता है कि जीत जाऊँगी? नहीं। क्या मुझे पता है कि नहीं जीत जाऊँगी? ये भी नहीं पता। किसी को पता है? नहीं पता, ठीक है ना। इट मीन्स कि वो घटना क्या है? दैट इज़ अनिश्चित घटना, विच इज़ नॉट नॉन, विच इज़ वेरी अनसर्टेन, विच इज़ कि आप उसको बता ही नहीं सकते कि वो होगी भी कि नहीं होगी। सो अनिश्चित घटना पर निर्भर होता है हमारा इस कॉन्ट्रैक्ट का में दिया गया वचन। दूसरी बात, घटना जो है अनुबंध के संपार्श्विक होनी चाहिए। मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ, संपार्श्विक का मतलब होता है घटना अनुबंध के अंदर से नहीं होनी चाहिए, अनुबंध के बाहर से होनी चाहिए। जैसे मेरा मुकदमा जीतने के बाद वैसे तो मेरा मुकदमा जीतने से आपके मकान बेचने का कोई कनेक्शन ही नहीं है कि नहीं, लेकिन मेरे मुकदमा जीतने से जो पैसा आएगा वो पैसा मैं आपको प्रतिफल के तौर पे दूंगी, तभी आप मुझे मेरा मकान दोगे, राइट। तो वो मेरी प्रॉब्लम है पैसा अरेंज करना। अगर हो सकता है मेरे फादर मुझे पैसा दे दें तो मेरे मुकदमे का चक्कर ही ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही मेरे हाथ में पैसा आएगा मैं आपको फ़ोन करके बता दूंगी, अरे मेरे पास पैसे का अरेंजमेंट हो गया, मैं मकान अभी ख़रीदने को तैयार हूँ, बात ख़त्म। फिर वो वाली घटना क्या हुई? वो संपार्श्विक वाला मामला तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो जब ये घटना अनुबंध के संपार्श्विक होना चाहिए कि घटना जो है, जो इवेंट होना है वो, या जिसके ऊपर आप जो शर्त है, जो बेस्ड है, जिसके ऊपर आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट, वो अनुबंध का पार्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे अब अभी मैं आपको ये भी समझा देती हूँ, आपको कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि अनुबंध का पार्ट का क्या मतलब होता है। जैसे मैं आपको 10 रुपये दूंगी, आप मुझे पेन दोगे क्या? तो अब 10 रुपये देना और पेन देना ये क्या है? ये अनुबंध है, ठीक है। मेरा 10 रुपये देना तभी तो तुम्हारा पेन देना। अब कहने को हम ये भी कह सकते हैं कि पेन दोगे तभी 10 रुपये दूंगी, या 10 रुपये दोगे तभी पेन दूंगी। क्या ये भी तो घटना ही है मैडम? नो, ये घटना नहीं है। इट्स ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट में प्रतिफल होता है। तुम मुझे कुछ दोगे उसके बदले में मैं कुछ दूंगी, सिंपल सी बात है। तुम एग्रीमेंट करोगे, तुम प्रपोजल दोगे तो ही तो एक्सेप्टेंस मिलेगी ना। प्रपोजल ही नहीं करोगे, एक्सेप्टेंस कहाँ से मिलेगी? तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया अपने आप में, राइट। जिसमें तुम पैसा दोगे, मैं सामान दूंगी, लेकिन सामान तब भी दूंगी जब मेरा कहीं से ऑर्डर किया हुआ सामान मेरे पास पहुंचेगा। जब मेरे पास पहुंचेगा ही नहीं, मैं आपको कहाँ से दूंगी? आज की डेट में मैं आपको हाँ कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑर्डर कर रखा है, लेकिन हो सकता है ना कि कल तक वो सामान आए ही ना मेरे पास, ठीक बात है। तो इसीलिए वो चीज़ बिल्कुल बाहर की है। हाँ, मैंने आपको 10 दिन का टाइम दिया कि मेरे पास 10 दिन में माल आ जाना है। 1% मेरी पड़ोसी ने कह दिया कि यार तू क्या मंगवा रहा है, अभी तब तक तेरा आएगा आता रहेगा, तू ऐसे कर मेरे यहाँ से माल उठा ले, और मेरे को भी ज़रूरत नहीं है, मेरा अभी कोई कस्टमर खड़ा नहीं है ऐसे सर पे, तो तू ऐसा कर अपने कस्टमर को निपटा। तो हो गई बल्ले बल्ले। मैंने कहा लो जी, मैंने आपको फ़ोन कर दिया कि मैडम ऐसा करो, आपके माल का अरेंजमेंट हो गया, आप तो उठाओ अपना, मैं अपने आप देखता रहूँगा, बस। अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? अब वो कंडीशनल रहा नहीं, वो कंडीशन ही ख़त्म हो गई, क्योंकि कंडीशन वाला मसला ही सॉल्व हो गया ना हमारा।
चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। घटना जो है वचनदाता की इच्छा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली माल का आना ना आना मेरी इच्छा पर डिपेंड नहीं है। अब आ रहा है, पता नहीं रास्ते में कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, जल सकता है, नष्ट हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, पानी में डूब सकता है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है होने को, तो है ना। तो वो मेरे ऊपर थोड़ी ना डिपेंडेंट है कि वो क्या हो सकता है। वो घटनाएं तो कुछ भी हो सकती हैं, पता नहीं नेचुरल प्रॉब्लम्स आ सकती है। मेरी इच्छा पर निर्भर होने का मतलब ये होता है कि अब मान लो मैं तुम्हें तो बड़ा बड़ा अच्छा बन के कह रही हूँ कि मैडम 10 दिन में माल आ जाएगा, मैं आपको डिलीवर कर दूंगी, लेकिन चुपचाप मैंने अपने सप्लायर को फ़ोन किया, भैया ऐसा करियो 10 दिन तक माल ना भेजियो, ये कस्टमर मेरा सर खा रही है और मैंने इसको माल देना ही नहीं है। अब मैंने इसको टालना है, इसलिए मैंने इसको 10 दिन का टाइम दिया है, तू 10 दिन के बाद आइयो, पहले मत आइयो। अब देखो ये तो मैं खुद ही गड़बड़ कर रही हूँ, मैं चाहती नहीं हूँ आपको माल देना, तो वो एक अलग केस हो गया है कि नहीं। इसका मतलब माल का 10 दिन में ना आना मेरी इच्छा पर डिपेंडेंट हो गया ना, मैंने चाहा, मैंने फ़ोन किया और तुम मान गए और तुमने 2-4 दिन डिले कर दिया, तो गलत है ना वो। तो इसके हिसाब से मेरी इच्छा पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मैं कुछ नहीं कर सकती, माल आ रहा है अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से आ रहा है, और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है वो मेरे हाथ में नहीं है उसको दूर करना, ठीक करना, ठीक है। यानी कि मेरी इच्छा पर डिपेंड नहीं होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। अब ये बात क्लियर हो गई हमारी कि इसके अंदर विशेष लक्षण कौन कौन से हैं, राइट। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज़ वेजरिंग एग्रीमेंट में और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है, दोनों में फ़र्क समझते आते हैं। बाजी लगाने का ठहराव, यानी कि अब वो ये तो हम पढ़ चुके हैं ना वॉइड एग्रीमेंट्स में, ये एग्रीमेंट है और ये कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहला तो डिफरेंस ही यही समझ में आ गया, दिस इज़ एन एग्रीमेंट बट दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि इसमें एग्रीमेंट में अनुबंध बनने के लक्षण मौजूद नहीं है, ये तो अनुबंध बन चुका है, इसमें सारे लक्षण हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहा है दूसरी बात, तो पहले तो मैंने आपको वैसे ही समझा दिया कि भाई ये क्या चीज़ है। अब वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है, बाजी लगाने के ठहराव में क्या होता है, किसी घटना के घटित होने पर या ना होने पर हम दोनों में से एक बंदा जीतता है, दूसरा हारता है। लेकिन यहाँ तो जीत सवाल और हार का मतलब ही नहीं है, घटना के घटित होने पर हम अपना अपना अनुबंध, अपने अपने दायित्व को पूरा करते हैं, यानी कि माल का लेना देना या जो काम करना है वो करना है। इसमें तो पैसे का लेन देन ही है सिर्फ, और तो कुछ है नहीं, या वस्तु का लेन देन है, लेकिन शर्त के आधार पर। जैसे अगर मैं जीत गया तो तू मुझे अपनी साइकिल दे देगा, नहीं तो मैं तुझे अपनी साइकिल दे दूंगा। तो यहाँ तो हार जीत का भी सीन है, ये अनुबंध भी नहीं है, इसमें शर्त है, इसमें सिर्फ जो है शर्त जीतना है और दूसरे को हराना मोटिव है, और जो घटना है वो इसमें भी अनसर्टेन है और घटना इसमें भी अनसर्टेन है। एक चीज़ कॉमन है इन दोनों में, ठीक है। तो एक तो परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि इसमें कुछ परफॉर्म नहीं करना है, इसमें तो भैया अनुबंध पूरा करना है अगर घटना घटित होती है। दूसरा आधार क्या है, विन और लूज, इसमें जीतना हारना है, एक बंदा जीतेगा दूसरा हारेगा, इसमें कोई जीत हार का पंगा ही नहीं है। इसमें तो भैया काम करना है, तुम भी कुछ प्राप्त करोगे, मैं भी कुछ प्राप्त करूंगी। नेक्स्ट इज लीगैलिटी, वेजरिंग एग्रीमेंट्स जो हैं वो सिर्फ ठहराव होते हैं और राजनियम की दृष्टि से वो व्यर्थ होते हैं, उन्हें पूरा नहीं करवा सकते आप। लेकिन संयोगिक अनुबंध जो है पूरी तरह से लीगल होता है। और उसके बाद आता है प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब होता है बाजी लाने के ठहराव में एक दूसरे से हम वचन देते हैं, किस बात का, कि भाई अगर मैं जीत गई तो मुझे इतने पैसे देगा, तू जीत गया तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी। इसमें भी वैसे तो वचन तो देखो वही वाली बात होती है कि जो प्रपोजल देता है, प्रपोजल देने वाला पूछता है तो एक्सेप्ट करने वाला ही एक तरह से, मतलब प्रोमाइज़ी वाला सीन हो गया ना। तो इसमें एक पक्षकार वचन देता है, हालांकि अगर मैं बहुत ज़्यादा ना डीप में जाऊँ तो बात तो वही आ जाती है, वचन तो दोनों ही देते हैं, बट वो वही वाली बात है कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम ये मानकर चलते हैं कि वचन एक ही बंदा दे रहा है, दूसरा उसको ले रहा है, मतलब पूरा कर रहा है, प्रतिफल दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं। यहाँ पर जो है पक्षकार दोनों एक दूसरे को वचन देते हैं, पैसा देने का लेने का, ठीक है। नेचर की बात करते हैं। नेचर में ये है कि सारे ये जितने भी अनुबंध बाजी लाने के ठहराव हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि संयोग पर आधारित है ना, तो इसका मतलब बाजी लाने के ठहराव जो है असंयोगिक अनुबंध की तरह नेचर होती है इनकी। लेकिन संयोगिक अनुबंध कोई शर्त के अनुबंध नहीं होते, इसलिए संयोगिक अनुबंध बाजी लाने के अनुबंध नहीं है। लेकिन बाजी लगाने के अनुबंध, अनुबंध वर्ड वैसे ही यूज़ करना चाहिए, ठहराव वर्ड यूज़ करना चाहिए। तो ये संयोगिक अनुबंध होते तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। संयोगिक अनुबंध होते तो फिर अंतर काहे का हो गया, फिर तो अंतर होना नहीं चाहिए ना। बाजी लगाने के पहली तो बात है अनुबंध नहीं होते, ठहराव होते हैं, ठीक है। तो बाजी लगाने के सभी ठहराव
संयौगिक अनुबंध की प्रकृति के होते हैं, ये कह सकते हो आप, इसको थोड़ा ठीक कर लेना आप। लेकिन सभी संयौगिक अनुबंध बाजी लगाने के अनुबंध नहीं होते। आगे चलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में हमारा इंटरेस्ट हार और जीत में है, मेरा हारने में है जीतने में है। ऑब्वियसली दोनों पक्षकारों को जीतने में होगा और दूसरे को हराने में होगा। और इसमें क्या होता है कि हार जीत का सीन नहीं है, इसमें तो हमारा इंटरेस्ट अनुबंध के पूरा होने में है। ठीक है, और द लास्ट में आ रहा है फ्यूचर इवेंट। इसमें भावी घटना ही निर्णय का आधार है। इसमें भावी घटना आधार नहीं है, इसमें भावी घटना कोलेट्रल है। कोलेट्रल का मतलब होता है कि समपार्श्विक है, यानी कि इसमें तो अनुबंध का पार्ट है, इसमें अनुबंध का पार्ट है। यानी कि बारिश हुई, मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगी, तो तुम मुझे बदले में क्या दोगे? कुछ नहीं, काम खत्म होगा। तो बारिश होना और 50 रुपये देना ये चीज़ है। तो बारिश होना अपने आप में घटना है और अनुबंध ठहराव के अंदर का आधार है एक तरह से। इसमें मेरा मुकदमा जीतना आपके मकान के खरीदने पर डिपेंड क्यों करता है? नहीं, मैं तो कोई और से भी पैसा अरेंज कर सकती हूँ, है कि नहीं? समपार्श्विक है, समपार्श्विक है। घटना जो है वो मुख्य नहीं है, राइट। तो ये आज का टॉपिक हो गया। हमने इन दोनों में अंतर पढ़ लिया और एक तरह से उसके लक्षण पढ़ लिए और एक उसका मीनिंग पढ़ लिया। ठीक है, ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।